अफगानिस्तान फतह हो गया है। यानी वो तालिबान जो 20 साल पहले अफगानिस्तान से उनको बेदखल किया गया था, उनको हटाया गया था और अमेरिका ने नेटो की फ़ौजों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर एक हमला किया था। और ये हमला हुआ था 9/11 के बाद। 9/11 में अमेरिकन की हलाकतें हुई। अमेरिकन ने कहा कि इसका खुरा निकलता है अफगानिस्तान में। वो आकर मुल्ला उमर को मिले। उन्होंने कहा जी उसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दें। मुल्ला उमर के साथ उनकी बात बनी नहीं। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी धमकाया, दुनिया पूरी को धमकाया और कई मुल्कों की एक फ़ौज लेकर नेटो की वो अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़े। उन्होंने कारपेट बम्बारमेंट की, यानी इंसानी तारीख की बदतरीन बम्बारमेंट जो हुई है वो अफगानिस्तान में हुई है। इतनी शदीद बमबारी के दुनिया की तारीख में दूसरी कोई और इसकी मिसाल नहीं मिली। ये अमेरिका ने अफगानिस्तान में की 20 साल पहले और पत्थर के दौर में अफगानिस्तान को ले गया। ये तालिबान चले गए और पहाड़ों पे चढ़ गए और लड़ते रहे। 20 साल की लड़ाई के बाद वो दोबारा इक़्तिदार में आए। अमेरिकन ऐसा लगता है कि जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी फौज को काबुल एयरपोर्ट के अंदर बंद किया हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त तालिबान खड़े हैं। अंदर फौज खड़ी है, बाहर तालिबान खड़े हैं। अमरीकी फौज के साथ जो तालिबान है उनका एक मुआहदा है। उस मुआहदे के मुताबिक 11 सितंबर तक अमरीकी फौज को तालिबान नहीं मारेंगे और अमरीकी फौज 11 सितंबर से पहले निकल जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अगले 24 या 48 घंटों के अंदर ये सारे अमरीकी अफगानिस्तान को छोड़ देंगे। अफगान शहरी जो चाहते हैं कि अमरीकी उनको जहाज़ों में बिठाकर साथ ले जाए, क्योंकि उन्होंने अमरीकियों की बड़ी खिदमत की है, उनके बहुत काम आते रहे हैं। लेकिन अमेरिकन अपने कुत्तों को लेकर जा रहे हैं जहाज़ों में बिठाकर, अफगान शहरियों को बाहर एयरपोर्ट के ऊपर रनवे पे भगा रहे हैं। जो शहरी बेचारे जहाज़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं या उनके साथ चिपक जाते हैं, वो बेचारे हवा से गिरे हैं और इस गिरने की वजह से 3 शहरी जो हैं वो जाँ बहक हो गए। जबकि अमेरिकन ने जब रश ज़्यादा हुआ तो एयरपोर्ट के अंदर फायरिंग की और 5 शहरी जो अफगान शहरी थे वो भी वहाँ पे जाँ बहक हो गए हैं अमेरिकन एयरपोर्ट के अंदर। बाकी सारे अफगानिस्तान के अंदर, यानी सिर्फ ये काबुल एयरपोर्ट एक इलाका है जो अमेरिका के कंट्रोल में है। बाकी सारा का सारा अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में जा चुका। और अफगान फौज कहाँ गई? वो लोग कहाँ गए जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे? वो लोग कहाँ गए जो कह रहे थे कभी नहीं भागेंगे? वो लोग कहाँ गए जो कह रहे थे बहुत लंबी जंग हम लड़ेंगे? अशरफ गनी रूसी सफारत खाने के मुताबिक बहुत सारे पैसे लेकर भाग रहा था, बहुत सारी दौलत लेकर भागना चाह रहा था। उसने पैसों की गाड़ियां लेकर गया वहां पे। सब कुछ तो नहीं ले जा सका लेकिन बहुत कुछ लेकर भागा है। और यह कहा जा रहा है कि वो बजट का पैसा लेकर भाग रहा था अफगानिस्तान के, यह भी कहा जा रहा है। भारत अशरफ गनी भाग गया, कहां गया कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन अशरफ गनी के स्टेटमेंट थे कि उसको नफरत है उन लोगों से जो भाग जाते हैं या जो मुल्क को छोड़ देते हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो उस वक्त जो आदमी चुप करके गायब हो गया, खामोशी से मुल्क को छोड़ के निकल गया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी, वो अशरफ गनी था। अशरफ गनी के बहुत सारे हमायती पाकिस्तान में हैं। यानी थोड़े दिन पहले मोहसिन दावड़ कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कह रहे थे कि जनाब तालिबान की फतूहात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है, ये सब झूठ है। अफगान फोर्सेज पूरी तरह इंटैक्ट है, तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं अफगानिस्तान में। अफगान फोर्सेज का तालिबान को वो हरा रहे हैं और अफगान फोर्सेज का अफगानिस्तान में कंट्रोल है। और मैं अशरफ गनी के साथ खड़ा रहूंगा। तो अब पता यह करना है कि मोहसिन दावड़ अशरफ गनी के साथ किस जगह पे खड़े हैं और अशरफ गनी खुद कहां पे खड़े हैं। ये बड़े सवालात हैं। कुछ बड़ी चीजें हुई हैं, उनमें एक तो यह है कि चीन ने तालिबान के साथ ताल्लुकात का इशारा दिया है, रूस ने तालिबान के साथ ताल्लुकात का इशारा दिया है, बल्कि बड़े क्लियर स्टेटमेंट दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको गुलामी की जंजीरें तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया है। जबकि अमेरिका से भी यह इशारा आ गया है कि अगर तालिबान इन क्राइटेरिया पे, वो कुछ चीजें कह रहे हैं, पूरा उतरते हैं तो हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। अब ये 3 बड़ी ताकतें हैं, तीनों एटॉमिक पावर्स हैं, तीनों अपने अपने तौर पे सुपर पावर होने के दावेदार हैं, अमेरिका, रशिया और चीन। वो अगर तालिबान के साथ इस तरह के ताल्लुकात रख रहे हैं, देन व्हाट शुड पाकिस्तान डू? इंडिया को तो सांप सूंघ गया, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। उनका मीडिया कल से मातम कर रहा है, अजीबोगरीब खबरें दिखा रहा है। जो अशरफ गनी भाग गया था उसको दिखाया जा रहा है कि वो शायद तालिबान को गले लगा रहे हैं। और अजीबोगरीब खबरें जो हैं वो इंडिया ने दी हैं। और इंडिया को तालिबान ने इवन धमकाया भी है ये कहकर कि अगर आप कोई फौजी एडवेंचर करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ बाकी लोगों का क्या अंजाम हुआ है, तो आपका उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। तो भारत में एक मातम है या पाकिस्तान में कुछ खूनी लिबरल्स हैं जो बेचारे रो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी एक आस टूट गई है अमेरिका के जाने से, उनकी एक उम्मीद टूट गई है अशरफ गनी के
भाग जाने से। हमदुल्ला मुहिब जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान को गाली दे रहा था, जो बाद में मियां नवाज शरीफ साहब का मेहमान बना, वो कहां है किसी को कुछ पता नहीं। वो किस महाज पे लड़ रहा है कोई नहीं जानता, और उसने क्या सीखा और क्या किया और कहां से बैठकर अब वो पाकिस्तान को गाली देगा, इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। सबसे पहले एनालिसिस ले लेते हैं शहजाद चौधरी साहब का। चौधरी साहब, पाकिस्तान पे तो बड़े एलिगेशन लग रहे थे, अब सारा जो तनकीद का रुख है वो अमेरिका पे मुड़ गया पूरी दुनिया में, अशरफ गनी पे मुड़ गया पूरी दुनिया में, और अफगान फोर्सेस को लोग गालियां दे रहे हैं। इवन लोगों ने पत्थर मारे उनकी गाड़ियों को जब वो वापस जा रहे थे। ये अचानक ऐसे हो जाएगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्चुअली हुआ क्या सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ऑर्डर काबुल में था वो आज अगर पहले पता नहीं था तो अब पता चल गया कि ये एक इम्पोज्ड ऑर्डर था। ये अफगानियों का अपना बनाया हुआ निज़ाम नहीं था। अशरफ गनी एक प्रॉक्सी था। अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो डॉलर की फाउंडेशन पे, डॉलर की बुनियाद पे खड़ी थी। वो जब डॉलर बंद हो गया तो लोगों का, उनके सिपाहियों का कोई उसके अंदर इंटरेस्ट ना रहा, तो वो अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने मुल्क के लिए वर्दी नहीं पहनी हुई थी, उन्होंने डॉलरों के लिए वर्दी पहनी हुई थी। कि ये जो पूरे का पूरा इम्पोज निज़ाम था ये आपको तहलील होता हुआ नजर आया। जब तक वहां पे जब अमेरिकी फोर्सेस भी थी तो आपने देखा कि कम से कम 50% 50 से 52% इलाका फिर भी तालिबान के कब्जे में था, लेकिन एक मैनेज किस्म की सिचुएशन थी, एक स्टेलमेट था। अच्छा, उस स्टेलमेट को यूं ही ये जो रेत का एक ढेर, जिस तरीके से रेत भुरती है, इस तरीके से निज़ाम भुर के गिरा है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल, अमेरिका यूं ही यहां से गया, वो तमाम का तमाम जो निज़ाम था जिसके अंदर अशरफ गनी को वहां पे एक शक्ल के तौर पे, सदर के तौर पे बिठाया गया था, हमदुल्ला मुहिब उसका एक साइड पे बैठता था, अमरुल्लाह साले दूसरी तरफ बैठता था, ये निज़ाम खत्म होता हुआ आपको नजर आया। तो मेरी नज़र में ये फेलियर सबसे बड़ा, आज हमें सवाल सबसे बड़ा किया जा रहा है कि क्या जो बाइडन इसके जिम्मेदार हैं इस फेलियर का। मेरा ख्याल ये था पहले 2-4 दिनों के अंदर, पिछले वीक के अंदर, कि अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में कंफर्टेबल कोई ख्याल नहीं रखते ज्यादा। मेरा ख्याल है कम से कम मैं उस हद तक भी हैरान हुआ हूं कि किस किस्म का अमेरिका के अंदर से प्रेशर निकला। वो तमाम डिप्लोमैट्स, वो तमाम एनालिस्ट, वो तमाम जनरल्स जो कि अफगानिस्तान में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहे हैं, आज वो सवाल अपनी हुकूमत से और जो बाइडन से पूछ रहे हैं कि आया आपके अंदाज में गलती थी, आपकी नीयत में गलती थी, आपके टाइमिंग में गलती थी, या आपने जो कैपेसिटी बिल्डिंग वहां छोड़ के आए थे वो असल में कुछ भी नहीं था। असल में फेलियर सबसे बड़ा ये था कि कोई फेस सेविंग, हमें कहते थे ना फेस सेविंग हमें दो पाकिस्तान को, असल में फेस सेविंग उनको अशरफ गनी से लेनी चाहिए थी। अशरफ गनी उनको फेस सेविंग प्रोवाइड कर सकता था, जहां पर वो फेल हुए इसलिए कि अशरफ गनी अगर कोई बातचीत कर लेता, कोई ऐसा 70-30% टाइप, 70-30% टाइप एक निज़ाम एग्री कर जाता, तो मेरा ख्याल है कि वहां पे फिर भी कोई उनका शक्ल रह जाती, कोई चेहरा रह जाता। वो भी खत्म हो गया उनका। तो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर आपको वियतनाम का एक रेप्लिकेशन नजर आई। आज लोग वियतनाम की तस्वीर CNN एक तरफ चलाता है और उसके बाद काबुल की चला रहा है। तो मेरा ख्याल है कोई फर्क रह नहीं गया। इससे बड़ी डिफीट इन द लास्ट, मेरे ख्याल में 40-50 ईयर्स, 50 साल के अंदर इससे बड़ी मिलिट्री डिफीट मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने कहीं नहीं देखी। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, अब मामला बड़ा बारीक है। मामला यह है कि दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, होने वाली नहीं है। अमेरिका अगर समझदार होगा तो वो तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाएगा और रखेगा, वरना चीन ने और रशिया ने तो बाकायदा उनके साथ ताल्लुकात थोड़े दिन पहले ही शुरू कर दिए थे। रूस ने अपने मुल्क में उनको बुलाकर इज्जत दी, पूरा वफ्द बुलाया, उनके साथ चीनें तय कर ली थी। आज भी रूसी सफारतखाना काम कर रहा है वहां पे। चीन ने अपने मुल्क में बुलाया, आज भी चीनी सफारतखाना वहां पे काम कर रहा है। अमेरिका वहां से सिर्फ निकल के जा रहा है। क्या ये जो डिवाइड है इसमें पाकिस्तान कहां खड़ा होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का आज वन लाइनर जो आया वो यही आया कि जी हम चाहते हैं कि कोई भी गिरोह, तमाम लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। यह तो है वन लाइनर आज का। व्हाट शुड पाकिस्तान डू सर? कहां खड़े होना चाहिए दुनिया की इस डिवाइड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखें, ये कितना बड़ा मौजू है कि मेरा ख्याल है कि एक प्रोग्राम तो क्या आपके 10 प्रोग्राम भी आप करने चाहिए और होंगे, तब भी यकीन करें कि इसका अहाता मुमकिन नहीं होगा। अब देखें, 6 मैं समझता हूं कि ऐसे निकात हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है। मैं आपके सवाल पे बरह रास्त बात करूंगा, लेकिन मैं
जनरल बात ये करूँगा, देखिए सबसे पहले कि अमेरिकी जंग, सबसे पहले इसका पहलू ये है कि अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया, और अमेरिका की शिकस्त, जैसे कि अभी चोई साहब ने भी बड़ी तफसील से बात की, क्या आज अमेरिकन माएँ ये सवाल नहीं करेंगी कि हमारे बच्चों ने जो अपनी जान अपने वतन पे, अमेरिका पे कुर्बान की है, वो किस लिए की है, उसका मकसद क्या था? क्या उसका मकसद यही था कि जो मनाजर आज आपने देखे हैं कि आज वह अमेरिकन सफारत खाने से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आप अपने अमले को उठा रहे हैं, अपना सारा सामान लेके जा रहे हैं, और जहाज़ जिस तरह आप निकाल रहे हैं काबुल एयरपोर्ट से, क्या वो मनाजिर पूरी दुनिया ने नहीं देखे? और ये बड़े, मैं समझता हूँ कि तारीख साज और बड़े इबरतनाक मनाजिर हैं। दूसरा कि तालिबान की जो फतह है, किस तरह ये शुरू हुआ, और अमेरिका ने वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है उसको खड़ा करने में 83 अरब डॉलर, 83 बिलियन डॉलर स्पेंड किए गए हैं। ये उन्हीं की दी हुई फिगर्स हैं, हमारी नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि 88 बिलियन डॉलर सिर्फ पाकिस्तान का 88 बिलियन डॉलर्स, हमारा पूरा कर्जा कोई 100 अरब डॉलर के करीब है। हाँ जी बिल्कुल। तो इतनी खतीर रकम के बावजूद वो फौज कहाँ हवा में तहलील हो गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी जो है मौजूदा सूरत हाल। अब मौजूदा सूरत हाल इस वक्त जो है, खुशाइन बात यह है कि तालिबान ने माफ़ी का ऐलान किया, कत्ल गारतगरी नहीं हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ जो है ये काबुल की इस फॉल या इस फतह के बाद जो है ये देखने में आई है। फिर हुकूमत की तश्कील, अब ये जिस तरह की बात हो रही है कि क्या इसमें कोई ऐसी हुकूमत की तश्कील हो सकती है जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम एथनिक ग्रुप्स हैं, मौजूदा जो वहाँ पे गवर्नमेंट हैं, इनके एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्या सबकी एक मखलूत हुकूमत बन सके? मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन हल है। और पांचवी चीज़ जो है वो है पाकिस्तान के ऊपर जो है इसके क्या असरात होने हैं। अब आप देखें, मैं थोड़ी सी बात इस पर करूँगा। सबसे पहले क्यों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 20 साल तक इंडिया जो है वो अफगानिस्तान का मामा बना रहा है। हाँ। इंडिया का अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर मुश्तरका नहीं है, नोवेयर। बीच में पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, और वो जनाब उनका मामा बना हुआ है 20 साल से। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाने वाले सबसे बड़ा किरदार मनफी, और मैं ये कहूँगा कि ये इंडिया का है। और अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान में दारंदाजी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में बहुत सारे जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको फंडिंग करना, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता रहा। आज इसलिए उनके पेट में दर्द उठ रहे हैं जो आपने भी बताया। अब ये कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अभी आपने रशिया का नाम लिया, आपने टर्की कहा, आपने चाहे, बिल्कुल ठीक बात है, कतर भी उसमें शामिल है कि ये जो मौजूदा तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें एंगेज किए हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इमरान साहब, फिर भी एक मेहमान अदाकार है। असल जो इफेक्टी है वो पाकिस्तान है। जो अफगानिस्तान में अमन होगा, हमारे यहाँ अमन होगा, खुदा न खास्ता वहाँ पे इंतशार हुआ, उसके असर पाकिस्तान में ज़रूर आएंगे। तो हम उस सिलसिले में मैं समझूंगा बराह रास्त कोई अगर पाकिस्तान की तरफ देखे, पूरी कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं कह रहा हूँ, तो आप ये सोचें कि हम कोई पागल नहीं है, कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई इंतशार हो, बदअमनी हो, खाना जंगी हो। उसके बराह रास्त असरात इससे पहले भी 40 साल पहले के भी हम भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं अफगान महाजरीन की शक्ल में, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप दोबारा कोई। और फिर हमारे बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, TTP, आपको पता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना नुकसान उठाया। तो खुदा न खास्ता वो फोर्सेस अगर मुतासर हों या उनके ऊपर। और मैं आपको ये भी बता दूं, जल्दी जल्दी, चूँकि मैंने बताया मौजू बहुत बड़ा है, शॉर्ट बातें मैं कर रहा हूँ, इंडिया ज़रूर कोशिश करेगा कि वो दोबारा किसी न किसी तरीके से फिर ऑपरेट करे, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा उसके लिए। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ कॉमन है, वहाँ पे कोई ऐसे असरात यहाँ पे पाकिस्तान में ना आए कि पाकिस्तान का अमन ख़राब हो। हमारे दिफाई इदारे यकीनन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी जो मैंने बात सुनी इमरान खान की, आज़ादी जंजीर तोड़ दी, गुलामी की जंजीर तोड़ दी। और कल वो कह रहे थे जनाब, अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि अशरफ गनी से तालिबान बात नहीं करना चाहते, ये जाएगा तो वो बात करेंगे। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट पोजीशन लेके इस हैसियत से बात करनी है कि हम अफगानिस्तान का अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान की आवाम के साथ हैं, और हर उस हुकूमत का साथ देंगे जिसमें अवाम की सपोर्ट उस हुकूमत को शामिल मुयसर होगी अफगानिस्तान में। और जो बाकी जिस तरह मैंने कहा, आप उन्हें स्टेक होल्डर्स कहें, रीजनल ग्रुप कहें, एथनिक ग्रुप्स कहें, अगर उन सब की नुमाइंदगी होगी तो वो एक देरपा अमन की जामन होगी ऐसी हुकूमत अफगानिस्तान। एग्जैक्टली।
सबको वहां पे शामिल अगर करना आप बाय पड़ेगा। फोर्स कोई निजाम अगर लागू करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है अमन तो वो प्रॉब्लम शायद आ जाएगा, इतना देर पा ना हो। प्रॉब्लम आ जाएगा। वक्ती तौर आप पे तो वक्ती तौर पे आप कर रहेगा, सकते हैं, लेकिन लोग तो हम रिएक्शन देंगे। इंशाल्लाह ये अफगानों का दुआगो भी प्रॉब्लम है है। और अपना पूरा एक पॉजिटिव किरदार इंशाल्लाह हम अदा करेगा पाकिस्तान, ठीक जो है। भी अफगानिस्तान के देरपा अमन के लिए, अफगान अवाम की बेहतरी के लिए जरूरी होगा।